हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम को कैसे करना है अटेम्प्ट, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। टॉपर्स के आंसर्स का एनालिसिस भी आपको बताऊंगा और टाइम मैनेजमेंट की टिप भी आपको देने वाला हूं। देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी दोनों चीज़ें कवर करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर किन बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, इसमें आपके दो सेक्शन रहने वाले हैं, तो आपके टाइम का एलोकेशन आपके सेक्शन के हिसाब से डिवाइडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार कुछ बच्चे इंडियन इको में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और फिर मैक्रो में कम टाइम बचता है, जबकि एनालिटिकल क्वेश्चंस मैक्रो के अंदर आपको पता है कि ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। अब वाइस वर्सा, कई बार बच्चे मैक्रो में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो इंडियन इको के लॉन्ग आंसर्स लिखते समय आपको कंटेंट लिखने का टाइम कम बचता है। तो दोनों ही सेक्शंस में अपने टाइम को अप्रोप्रिएटली डिवाइड करना सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है। अब स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी कैसे, उसके लिए सिंपल सी बात है, आपको एक सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। 3 घंटे का घर में बैठ के टाइमर लगा के प्रॉपर टेबल चेयर पे 1 या 2 प्रैक्टिस भी कर लोगे, एग्ज़ाम कंडीशन के अंदर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी चेक कर लोगे, तो एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली आप देखना 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक छोटी सी बात। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के दौरान आपको कैसे अपने टाइम को अच्छे से डिवाइड रखना है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, आपके एग्ज़ाम में आते हैं बहुत सारे MCQs के ऊपर आपको कोशिश करनी है सिर्फ 20 से 25 मिनट ही लगाने की, यानी कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। अब कैसे करना है, देखो उसमें सबसे सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले क्वेश्चन को ना केयरफुली पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन कम ध्यान से पढ़ते हैं, ऑप्शंस को देखते रहते हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपको टाइम इन्वेस्ट करना है क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने में, यह है स्टेप 1, इस टिप को अप्लाई करना। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते ही क्या होगा कि आपके माइंड में एक आंसर या तो अपने आप आ जाएगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा इसका आंसर तो ये होता है, तो तुरंत आपके जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो लेट से 4 में से आपको पता है ये 2 ऑप्शन तो अब नहीं है, तो जैसी ही आपकी चॉइस कम रह जाएगी तो डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यानी कि रॉन्ग ऑप्शंस को आप तुरंत एलिमिनेट कर पाओगे, इससे आपका टाइम बचेगा। इसके बाद आपको सिंपल सी काम क्या करना है, जो भी ऑप्शन जैसी इंस्टिंक्टली आपको ठीक लगे बस उसको मार्क करके आगे बढ़ जाना है। कई बार बच्चे एक गलती क्या करते हैं, वो रीथिंक करते रहते हैं कि यार कहीं वो तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, मैं जो लगा रहा हूँ वो सही भी है या नहीं, बस वो टाइम वेस्ट का नतीजा होगा। आपको क्या करना है, जो इंस्टिंक्टली आपका आंसर निकला, पहली बार जो आपके दिमाग में आया उसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अगर गलत हुआ भी तो बाद में रिवीजन में देख लेंगे, लेकिन अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जस्ट टिक योर आंसर एंड मूव अहेड। अच्छा, अब देखो इसमें सबसे सिंपल बात यह है, 1 से 1.5 मिनट का टाइम लेना है आपको एक MCQ सॉल्व करने में, तभी आप 20 से 25 मिनट कर पाओगे। अब देखो एक छोटी सी मिस्टेक आपको दिखाता हूँ। कई बार बच्चे क्या करते हैं, MCQ के अंदर जो अपने ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शन को नहीं लिखते और जो आंसर है वो मेंशन कर देते हैं। लेट से फर्स्ट पार्ट का आंसर था MPC, तो आप MPC वर्ड मत लिखो, उसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन मेंशन करना है। तो खाली MPC लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, या गलत नहीं भी होगा तो मतलब क्यों रिस्क लेना। आप ऑप्शन लिखो, अगर 1 का ऑप्शन A है तो वो A लिखो, 2 का ऑप्शन B है तो B लिखो, 3 का ऑप्शन B है तो B लिखो, 4 का ऑप्शन C है तो C लिखो। क्योंकि एग्जामिनर के पास जो मार्किंग स्कीम होती है उसमें हर ऑप्शन का मतलब एक ऑप्शन ही सही दे रखा होता है, तो वो फटाफट चेक कर लेता है, अच्छा 1 का A, 2 का B, 3 का B, 4 का C, तो टिक टिक टिक। तो आप ऑप्शन ज़रूर लिखना, आंसर जो है वो लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, लेकिन ऑप्शन ज़रूर लिखना है, ये मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा जी, ड्यूरिंग एग्ज़ाम दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब आते हैं हमारे 3 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चंस। उन 3, 4 या 6 नंबर के क्वेश्चंस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ना कुछ की पॉइंट्स को ध्यान से डिटरमाइन करना है कि भाई कई बार वो एक्सप्लेन करने को कहता है, कई बार डिफरेंशिएट करने को कहता है, कई बार लिस्ट डाउन करने को कहता है, कई बार जस्टिफाई करने को कहता है, कई बार इलस्ट्रेट करने को कहता है, कई बार एक्सप्लेन करने को कहता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन किस भाव में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वो की पॉइंट अपने हाईलाइट रखना या माइंड में सोचना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन जब आप पढ़ो, तो केयरफुली क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब उसके बाद जब आप आंसर लिखोगे तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, CBSE की गाइडलाइन में है बाकायदा कि आपको टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं।
इकोनॉमिक्स में। मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है बस उसी पर स्टिक रहना है। ये मत सोचना कि मुझे ज़बरदस्ती 100 वर्ड्स बनाने ही हैं, ज़बरदस्ती लाइनें भरनी ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना सटीक आंसर रखोगे एग्जामिनर कम इरिटेट होगा, कम इरिटेट होगा तो मार्क्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए। टू द पॉइंट आंसर देने हैं और कोशिश करो पॉइंट लिखो, यानी कि अभी मैं दिखाऊंगा, वैसे तो टॉपर की एक्सप्लेनेशन उसमें है। बाकी अगर हो सके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ एग्जाम्पल ज़रूर छोटा सा ऐड कर दो। अगर आपको लगता है कि मैं डायग्राम भी बना सकता हूँ अपनी बात को समझाने के लिए, या फ्लो चार्ट भी बना सकता हूँ अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए, तो वो ज़रूर बनाओ। कहीं पर आपको अगर आदमी बनाना है, कुछ बादल बनाने हैं, या कुछ पेड़ बनाकर, मतलब कुछ भी अगर आपको लगता है डायग्रामेटिक वे में मैं अपनी बात समझा पाऊँगा तो बना दो, हिचकना नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा डेमो है, देखो। अब एक क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन का कि इज़ एन एसेंशियल आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी, जस्टिफाई। अब इसमें वो आगे लिख रहा है जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद अ वैलिड एक्सप्लेनेशन। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर आंसर बनाना बहुत ज़रूरी है। अब वो कह रहा है जस्टिफाई करो, तो मतलब आपको ये बताना है कि ये सच है या नहीं है, और एक वैलिड एक्सप्लेनेशन देना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल तो बनता ही बनता है, मस्ट है। अब आप खाली अगर ग्लोबलाइजेशन लिख कर आ गए, लिबरलाइजेशन लिख कर आ गए, डेफिनेशन, एग्जाम्पल नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। तो देखो एक आंसर का फ्रेमवर्क कैसे करना है, एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। पहले तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का जो लिंक है वो आपने समझा दिया कि भाई ये होता है, ये होता है, वो तो आप पढ़ लोगे, वो तो एक मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब आंसर का फ्लो देखो कि आपको एक तो पॉइंट्स बनाने की कोशिश करनी है। तो हमने जैसे पॉइंट्स बना लिए है ना, कि लिबरलाइजेशन में क्या है, ये है, ये सब बातें कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देती हैं। तो आपको एक तो पॉइंट में आंसर देने की कोशिश करनी है। जो की पॉइंट है वो ब्लॉक बना दिए, इस तरह से पॉइंटर्स बना दिए। और उसके बाद देखो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल देना है। कोई भी एग्जाम्पल दे दो और वो एग्जाम्पल फिर ये प्रूफ कर देगा। लास्ट लाइन पढ़ो, देखो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट, कि लिबरलाइजेशन क्रिएट्स द फाउंडेशन फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो एग्जाम्पल जो है वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख लो, मतलब आपकी आंखों के सामने है, इस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो एक छोटी सी टिप है कि कैसे अपने आंसर में इन बातों को ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह एक आंसर जो है आपका नीटली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अब बच्चा कहता है सर कटिंग हो जाए तो क्या आप मेरे को फांसी पर चढ़ा दोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप कोशिश करो कि मेरा आंसर नीट हो। तो टू द पॉइंट हो गया, डायग्राम बन सकते हैं जहाँ आपको रिक्वायर्ड है, और आंसर जितना नीटली प्रेजेंट करोगे, मैं दिखाता हूँ आपको, एक दो आंसर्स मैं लेकर आया हूँ आपके लिए निकाल के। अब उसमें कोशिश करो, जैसे हेडिंग बनाई आपने, ठीक है, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स बना दो कि भाई इस मेन हेडिंग में 2-3 मेन बातें हैं, उनके अंदर बुलेट पॉइंट्स बना दो ऐसे एरो डाल के, तो थोड़ा सा आकर्षक लगेगा आपका आंसर। बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जहाँ लगे डायग्राम बनाने हैं डायग्राम बना दो, डायग्राम को लेबल कर दो अच्छे से। अब ADAS का कर्व बना रहे हो तो वो मेंशन कर दो, BEP का डायग्राम बना रहे हो तो वो चीज़ें मेंशन कर दो कि क्या है एम्प्लॉयमेंट, क्या है लेवल्स, ठीक है ना। तो लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली देखो, जैसे यहाँ पर एक आंसर है, ये किसी टॉपर की आंसर शीट है, तो बेसिकली डेफिशिएंट डिमांड के बारे में कुछ पूछा गया है ना। तो उसने देखो एक लाइन की पहले क्या दे दी, डेफिनेशन दे दी। उसके बाद देखो पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया है ना, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। कहीं पर भी आपको पैराग्राफ नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब आप देखोगे तो एक एस्थेटिक सा लुक लग रहा है ना आंसर में, ऐसा नहीं लग रहा कि क्या है। अच्छा, कटिंग वटिंग भी कुछ नहीं है ज़्यादा, कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को उसने इन्वर्टेड कॉमास कर रखे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देता है एग्जामिनर की नज़रों को। उधर डायग्राम बना दिया, बाद में ये डायग्राम आ गया, बस। तो सीधा मुद्दे की बातें हैं, और यहाँ पर 4 में से 4 नंबर पूरे मिले हुए हैं बच्चे को, है ना। इसी तरह जैसे, मतलब इस तरह से आप देखो आंसर का फ्लो। तो एक इंट्रोडक्शन हो गया, देखो 2 लाइन का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन शुरू में, है ना। तो एग्जामिनर देखो टिक लगाता है, ये सब एग्जामिनर के टिक्स है, मेरे टिक नहीं है। उसके बाद उसने अपने आंसर के मुद्दे की बात लिख दी यहाँ पर। उसके बाद देखो साइड में देखो एक हल्की सी चीज़ देखो, ये वो दिखाना चाहता हूँ, ये देखो अगर आपको दिख रहा है, उसने हेडिंग बना रखी है आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम। 3 चीज़ों पर देखो एक्सेस डिमांड का या डेफिशिएंट डिमांड का इफेक्ट पड़ता है कि भाई आउटपुट क्या होता है। तो देखो उसने लिखा एज ए रिजल्ट प्रोड्यूसर विल रिड्यूस द आउटपुट, है ना। तो आउटपुट हेडिंग बनाकर उसके बारे में बता दिया। ऐसी एम्प्लॉयमेंट, एज ए रिजल्ट पीपल एम्प्लॉयड आर ऑल्सो रिड्यूस्ड, एम्प्लॉयमेंट मतलब कम हो जाएगा, लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह चौथा देखो इनकम, कि भाई इनकम जो है विल ऑल्सो रिड्यूस। तो एग्जामिनर के टिक लगे हुए हैं, देखो हर जगह टिक टिक टिक। तो
पॉइंट ये है कि आंसर जब प्रेजेंट करो तो पैराग्राफ से बचो, मुद्दे की बातें एक बुलेट की तरह आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो एग्जामिनर ने उसको पूरे नंबर दे रखे हैं। बाकी लिखने की कला एक छोटा सा डेमो आपके लिए बना के लाया हूँ कि आंसर जब लिखना है तो किस तरह का ध्यान रखना है। जैसे एक क्वेश्चन है कि भैया टैक्स रेवेन्यू है सरकार का, उसको 2 हेड्स में क्लासीफाई करते हैं ना, तो पहले आंसर को ना माइंड में सोचो, 1 मिनट माइंड में सोच के एक फ्रेमवर्क तैयार करो। देखो बहुत ज़रूरी होता है फ्रेमवर्क, कि मैं ऐसे लिखूंगा, ये मेरा फ्लो ऑफ द आंसर होगा, तो इससे बड़ी हेल्प मिलती है। तो पहले हमने टैक्स रेवेन्यू समझा दिया, ठीक है, तो वो एक इंट्रोडक्शन आ गया। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद मुझे पता है कि इसमें 2 तरह के टैक्स समझाने हैं, तो एक फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हो, है ना। एक छोटा सा फ्लो चार्ट डाल दिया बीच में कि भाई देखो 2 तरह के टैक्स हैं, तो इससे एकदम से निगाहें पड़ जाएंगी एग्जामिनर की कि ठीक है बच्चा ये बता रहा है। फिर दोनों टैक्सेस के बारे में समझा दिया, उसमें देखो कितने अच्छे से खूबसूरती से अगर आप देखो तो हेडिंग बना दी कि भाई एक है डेफिनेशन, एक है एग्जाम्पल, एक में एक्सप्लेनेशन बता दी। तो जब चेक करेगा एग्जामिनर तो वो कीवर्ड्स देख के टिक 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 लगा देगा कि हाँ बातें सही हैं। इसी तरह सेम गोज़ फॉर इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें भी आपने बुलेट पॉइंट्स बना दिए। तो आप एग्ज़ाम में लिखने के आंसर के फ्लो को बस फॉलो करना, बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। और लास्ट में कंक्लूजन देने से क्या होता है, थोड़ा सा एग्जामिनर और खुश हो जाता है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बच्चे ने आंसर अधूरा नहीं छोड़ रखा। तो लास्ट में कंक्लूजन लगा दोगे तो पूरा आंसर कंप्लीट प्रॉपर लगेगा। बाकी देखो एंड में एक काम करना, जाने से पहले एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, अगर टाइम बचे, जो बचेगा इकोनॉमिक्स के अंदर, डोंट वरी, तो अपने आंसर्स को रिव्यू ज़रूर कर लेना, एक बार पूरा गो थ्रू कर लेना। बाय चांस कोई गलती नज़र आए तो आपके पास टाइम रहेगा उसको सही करने का, है ना। तो अगर आप इस फ्लो में आंसर्स करते हो और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हो तो 100% आई एम श्योर आप देखना 80 मार्क्स आपके पक्का आएंगे आउट ऑफ 80। तो ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, बस इसमें दी हुई मेरी बातों को आप ज़रूर फॉलो करके देखना। थैंक यू सो मच, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।